नमस्कार, मैं लीज़ा, आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। आपको बता दें कि राज्य में जिस प्रकार से पीएलएफआई का जो आतंक है वो बढ़ता ही जा रहा है, जिसमें अब नामी व्यवसायियों के भी पास ये फिरौती मांगने जाना शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि पीएलएफआई जो संगठन है, उनके द्वारा कजरिया टाइल्स के जो व्यवसायी जो मालिक हैं, उन्हें धमकी मिली है। आइए जानते हैं पूरा मामला। किस प्रकार आपको धमकी दी गई थी पीएलएफआई के द्वारा? नमस्कार। ये 5 जून का वाक़या है। संडे का दिन था। संडे को मेरा सेकेंड हाफ में दुकान बंद रहता है। तो दुकान बंद होने के बाद हमने बाहर गया। रात को जब मैं 8 बजे लौटता हूँ तो मेरा स्टाफ का वाइफ आती है कि आपके लिए एक कोरियर आया हुआ है। क्या है कोरियर? तो एक लिफाफा मिला। लिफाफा में पीएलएफआई के नाम पे श्याम टाइगर द्वारा एक रंगदारी का लेटर था, जिसमें लिखा हुआ था कि संगठन आपका सहयोग चाहता है, आप संगठन के साथ रहिए। यदि आप संगठन के साथ हैं तो आप सुरक्षित हैं, और यदि आप संगठन के साथ नहीं हैं तो आप पे फौजी कार्रवाई की जाएगी। मतलब ये भारी धमकी दी जाती है आपको उनके द्वारा? उनके द्वारा ये भारी भारी भरकम धमकी है। उसमें वो साफ लिखा हुआ है, आपका या आपके स्टाफ का या आपके किसी भी छोटे बड़े का कुछ हम हानि पहुंचा सकते हैं। अब ये किस तरह का हानि पहुंचाए, ये मुझे समझ से परे है। 3 बार फिर क्या आपको फिर बातचीत कुछ हुई? क्या फिर आपको किसी के द्वारा कॉल आया, कुछ कांटेक्ट करने की कोशिश की गई उनके द्वारा? नहीं, जैसे ये लेटर आया तो पहले तो मैंने पढ़ने के बाद एक शौक लगा कि ये क्या है। फिर हमने तुरंत उसी समय थाना में इन्फॉर्म किया। थाना में अगले दिन हमने लिखित कार्रवाई की, और साथ ही साथ सीनियर एसपी के यहाँ भी हमने लेटर दिया। और उसके बाद वो जो टुक टुक वाला जो लेटर पहुँचाया था उसको थाना वाला पकड़ के जेल भेज दिया है। उसके बाद लगा कि शायद ये बचकाना हरकत था, वो शायद समाप्त हो गया है। लेकिन ये पुनः 28 तारीख को दोपहर में फ़ोन आता है, गणेश जी आपने तो मेरा नाम बदनाम कर दिया। मुझे समझ में नहीं आया कि भाई ये कौन है, किसका नाम हमने बदनाम कर दिया। हमने पूछा ये आप कौन? तो मैं पीएलएफआई एरिया कमांडर श्याम टाइगर बोल रहा हूँ। ओके भाई, हमने आपका नाम कैसे बदनाम किया? नहीं, हमने आपसे 50 लाख रुपया का डिमांड किया था, जो कि आपने दिया नहीं। उसके बाद उन्होंने फ़ोन काट दिया। दोबारा फिर 28 तारीख को तो पहला कॉल आया। उसी समय फिर हमने थाना में इन्फॉर्म किया। फिर क्या बोला? पुलिस प्रशासन ने क्या कहा? पुलिस प्रशासन ने मुझे बोला कि आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए। हमने फिर एक एप्लीकेशन दिया कि हम इस तरह से धमकी भरा लेटर ये आज कॉल किया गया है। वो नंबर भी हमने उपलब्ध कराया। 30 तारीख को फिर फ़ोन आता है कि हमने आपको 2 दिन का समय दिया था 50 लाख के लिए, आपने 50 लाख दिया नहीं। अब ये 50 लाख हमने कहा भाई 50 लाख रुपया हम कहाँ से लाएं? आपको देने के लिए यदि 50 लाख रुपया मेरे पास होता है तो हम ये बिजनेस क्यों करते? आज मैं सेना से सेवानिवृत्त हूँ, मुझे 20,000 रुपया पेंशन में आती है, और अपना जीविका चलाने के लिए रिटायरमेंट के बाद ये छोटा सा एक दुकान किया हुआ है। और आज के समय में आपको मालूम है कि आज बिजनेस का क्या हाल है। ये कोरोना काल में बिजनेस का क्या गति है, और अभी जो बालू का जो समस्या है, कंस्ट्रक्शन वर्क बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। ऐसे में हम लोग का रोजी रोटी कैसे चलेगा ये सोचना है। तो ये तो दूर, यहाँ 50 लाख का रंगदारी आ जाता है, और 50 लाख रंगदारी यदि ना देने पे मारने की धमकी दिया जाता है। तो आज आपके साथ क्या हुआ? क्या वारदात हुई? क्या घटना हुई? आज पुनः उनका फ़ोन आया। फ़ोन में कहा कि आपको हमने 2 दिन का समय दिया था,
आप 50 लाख नहीं तो कम से कम 20 लाख तो देते। अब ये बताइए कि 20 लाख रुपया वो तो है, इस तरह से बोल रहा है जैसे कि यहाँ पर बैंक में रखा हुआ है, आइए और लेके जाइए। यदि इसी तरह से पैसा आने लगे तो हम तो एक चीज़ अपने प्राइम मिनिस्टर जी को बोलना चाहेंगे कि आप सबको क्रांतिवीर नहीं, एरिया कमांडर बनाइए, जो कि 2 दिन में 50 लाख रुपया कमा ले। ये 4 साल का क्रांतिवीर बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आज कॉल पे क्या बातचीत हुई आपकी और जो एरिया कमांडर कह रहे हैं श्याम टाइगर अपने आप को, उनके साथ? आज फ़ोन आया, उस पर हमें बोला गया कि मैं श्याम टाइगर का शूटर बोल रहा हूँ। यदि आप, ये लास्ट वार्निंग है आपको, इसके बाद हम आपको फ़ोन नहीं करेंगे। आपने क्या सोचा? हमने बताया भाई हमको 20,000 रुपया पेंशन मिलता है, 20 लाख रुपया कहाँ से लाएं, ये तो हमको सोचना पड़ेगा, जब होगा फिर हम बताएंगे। तो उन्होंने मुझे मारने का धमकी दिया। हमने कहा भाई यदि मुझे मारने से आपको 20 लाख रुपया मिल जाता है तो आप शौक से मुझे मार दो। तो ये पूरी वारदात आपके साथ हुई और प्रशासन ने अभी तक क्या क्या कार्रवाई करी, अब इस पे भी थोड़ा आप बताएं। हमने ये वाक़या हुआ, फिर हमने थाना को इन्फॉर्म किया। 3 घंटा के बाद थाना से अभी हमारे जो आईओ साहब हैं वो आए हुए हैं। ग्रामीण एसपी का भी फ़ोन आया था कि हम लोग लगे हुए हैं। अब देखिए प्रशासन क्या करती है। हमारा परिवार तो पूरा भय के साया में है। अब इस भय के वातावरण में कैसे घर से निकले कि हम लोग लगे हुए हैं। अब देखिए प्रशासन क्या करती है। हमारा परिवार तो पूरा भय के साया में है। अब इस भय के वातावरण में कैसे घर से निकले, क्या क्या हो, कैसे बच्चे को स्कूल भेजे, ये सारी समस्या तो है। बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई है क्योंकि एक व्यवसायी को इस प्रकार की धमकी आती है, वो भी पीएलएफआई कमांडर अपने आप को बता रहे हैं, और उसमें पूरे राज्य में ये पीएलएफआई जो संगठन है वो कहीं ना कहीं सक्रिय भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। और तभी पुलिस प्रशासन को भी इस पर कुछ कार्रवाइयाँ जल्दी करनी चाहिए। क्या आप ये भी कुछ कहना चाहते हैं? देखिए वो एक ही नंबर पे बार बार मुझे धमकी दे रहा है, और इसके बावजूद यदि पुलिस प्रशासन उसको पकड़ने में नाकाम है तो हम कहीं ना कहीं तो इसे प्रशासन का चूक ही समझेंगे। यदि आज हम एक फौजी आदमी सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का क्या भरोसा है, वो कैसे सुरक्षित है। आज यदि लड़ाई लड़ने की बात है तो हमें उतार दिया जाए मैदान में और दो दो हाथ हो जाए, देखा जाए कि कौन कितना गोली चलाया है। हम भी नहीं, तो सही, आप सही बात अपनी रख रहे हैं। हम ही देखे वो कितना गोली वो उसने चलाया और कितना गोली हमने चलाया है, किसका निशाना टारगेट पे हिट होता है, सामने आए। जैसा आप सुन पा रहे हैं कि जो व्यावसायिक हैं, इन्हें ये सेवानिवृत्त होकर के आए हैं और वेटरन्स हैं, और इसके बावजूद इन्हें इस प्रकार से धमकियां आ रही है पीएलएफआई, और जो बता रहे हैं कि हम यहाँ के कमांडर है पीएलएफआई के, तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। प्रशासन को भी इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जब व्यवसायियों में अब एक खौफ नज़र आ रहा है कि इस प्रकार से अगर पीएलएफआई संगठन के द्वारा धमकियां मिलेंगी तो कहीं ना कहीं डर के साये में पूरे राज्य के लोग रहेंगे। और आपको बता दें कि व्यवसायी भी इस प्रकार से डरे हुए हैं। और सुनते हैं क्या कुछ कहेंगे। मैं आपके माध्यम से एक बात रखना चाहता हूँ कि ये जो धमकी दी जा रही है वो पहले ये जान ले कि मैं व्यवसाय बाद में हूँ, पहले मैं एक सैनिक हूँ। आज मैं 40,000 भूतपूर्व सैनिक का संगठन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन का मैं संरक्षक हूँ। आज किसी भी फौजी का कोई भी समस्या होता है तो उसका समाधान हम करते हैं, और यदि आज हम सुरक्षित नहीं हैं तो हम आम आदमी के बारे में क्या सोच सकते हैं। जैसे ये कह रहे हैं, बात इनकी भी कहीं ना कहीं सही जा रही है, क्योंकि जो सेवानिवृत्त होकर के आए हैं और देश के लिए इतनी लड़ाइयाँ लड़ते हैं सैनिक, इसके बावजूद इन्हें खौफ से जीना पड़ेगा। तो ये सोचने वाली विषय है। इससे इस तरह प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई
होनी चाहिए, ताकि आगे इस प्रकार की घटना किसी के साथ ना घटे और इस तरीके के जो संगठन सक्रिय हो रहे हैं वो धीरे धीरे खत्म होते जाए। ऐसी खबरों के लिए बने रहे सबरंग समाचार के साथ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा, सबरंग समाचार।